अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो लेक्चर के अंदर किस तरह एक नर्व इम्पल्स ट्रैवल करती है न्यूरॉन के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। उसके अंदर ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी होगा, एक्शन पोटेंशियल भी होगा। Resting membrane potential is defined as the electrical potential difference across the cell membrane between inside and outside of the cell under resting condition। अब ये जो न्यूरॉन है इसकी जो रेस्टिंग कंडीशन के अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर और सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो इनके अंदर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा उसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। अब ये रेस्टिंग कंडीशन है, ये उस वक्त जब इसके अंदर इम्पल्स ट्रैवल नहीं कर रही और ये नर्व फाइबर रेस्टिंग कंडीशन के अंदर है। अब इसके अंदर और इसके बाहर सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड और सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड जो एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। Action potential as a series of electrical changes that occur in the membrane potential when the muscle or nerve is stimulated। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल है, ये जो इलेक्ट्रिकल चेंजेस होती हैं जब एक मसल या नर्व एक स्टिमुलेट होता है, उसके अंदर से इम्पल्स पास होती है तो इसके अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रिकल चेंजेस होती हैं, उसे कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल के दो फेजेस होते हैं, एक डीपोलराइजेशन फेज है और एक रीपोलराइजेशन इसकी फेज होती है। Depolarization is the initial phase of action potential in which inside of the muscle becomes positive and outside becomes negative. That is the polarized state. Resting membrane potential is abolished, resulting in depolarization। अब ये जो डीपोलराइजेशन होती है, जब एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होता है तो उसकी इनिशियल फेज को डीपोलराइजेशन कहते हैं। उसमें जो मसल फाइबर है या नर्व फाइबर होता है वो पॉजिटिव होता है और उसके जो मेम्ब्रेन है उससे जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है तो वहाँ नेगेटिविटी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। अब ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन ये पोटेंशियल होता है, इसकी जो रेस्टिंग कंडीशन होती है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं रहता, वो एक्शन पोटेंशियल की तरफ कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। Repolarization is the phase of action potential in which the muscle reverses back to the resting membrane potential. That is, within a short time after depolarization, the inside of muscle becomes negative and outside becomes positive. So the polarized state of the muscle is re-established। अब ये जैसे ही इसके अंदर से इम्पल्स पास हो जाती है जो नर्व फाइबर होता है तो उसके बाद जो एक्शन पोटेंशियल इसका होता है तो वो रिवर्सेस बैक टू रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ आना शुरू हो जाता है। अब ये वेरी शॉर्ट टाइम के अंदर होता है और ये डीपोलराइजेशन के बाद फ़ौरन ही रीपोलराइजेशन शुरू हो जाती है। इसके अंदर जो इनसाइड ऑफ सेल है नेगेटिविटी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है और आउटसाइड जो नेगेटिविटी है वो डिक्रीज होती है, आउटसाइड जो पॉजिटिविटी है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, जो पॉजिटिव आयंस हैं आउटसाइड वो ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। अब ये पोलर स्टेट दोबारा रीएस्टेब्लिश हो जाती है नर्व फाइबर की। एक्शन पोटेंशियल और नर्व इम्पल्स। Action potential in nerve fiber is similar to that in a muscle except for some minor differences। अब ये जो एक स्केलेटल मसल होता है, एक नर्व फाइबर होता है, ये इनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जैसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये नर्व फाइबर के अंदर -70 मिली वोल्ट होता है और स्केलेटल मसल के अंदर -90 मिली वोल्ट होता है। इसी तरह जो फायरिंग लेवल है वो -55 मिली वोल्ट होगा और नर्व फाइबर में और स्केलेटल मसल के अंदर -75 मिली वोल्ट होगा। एंड ऑफ डीपोलराइजेशन +35 मिली वोल्ट पे होगी नर्व फाइबर में और +55 पे स्केलेटल मसल के अंदर होगी। अब ये जो फायरिंग लेवल होता है, जब डीपोलराइजेशन जब ये रीच करता है -55 ये मिली वोल्ट पे न्यूरॉन के अंदर तो फिर एक्शन पोटेंशियल स्टैब्लिश होता है। तो ये एक थ्रेशोल्ड लाइन है इसकी, ये नर्व इम्पल्स के लिए एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए ये न्यूरॉन के अंदर, तो ये एक क्रिटिकल थ्रेशोल्ड लेवल है। अगर ये इसके ऊपर रीच नहीं करेगा तो इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल नहीं बनेगा और इम्पल्स आगे ट्रांसफ़र नहीं होगी, ट्रैवल नहीं होगी।
An impulse is initiated by stimulation of sensory nerve endings or by the passage of an impulse from another nerve. Transmission of the impulse or action potential is due to the movement of ion across the nerve cell membrane. अब ये जो इम्पल्स जनरेट हो रही है तो ये सेंसरी नर्व एंडिंग वहाँ से स्टिमुलेशन उसको मिल रही है, या फिर उसके जो करीब की जो साथ लगी हुई और जो न्यूरॉन्स हैं तो नर्व फाइबर्स हैं तो वहाँ से इसको स्टिमुलेशन मिल रही है। अब ये जो इम्पल्स की जो ट्रांसमिशन होगी, जो एक्शन पोटेंशियल बनेगा नर्व फाइबर के अंदर, तो ये जो मूवमेंट ऑफ आयंस होती है क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इस वजह से बनेगा। In the resting state, the nerve cell membrane is polarized due to the difference in the concentration of ions across the plasma membrane. अब ये जो रेस्टिंग कंडीशन होती है तो ये पोलराइज हो जाती है इसमें सेल मेम्ब्रेन नर्व फाइबर की होती है। इस वजह से होता है कि ये आयंस की कंसंट्रेशन डिफरेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड और आउटसाइड पे हो जाती है। This means that there is a different electrical charge on each side of the membrane, which is called the resting membrane potential. अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है तो इनसाइड और आउटसाइड इलेक्ट्रिकल डिफरेंस आ जाता है और ये रेस्टिंग कंडीशन में होता है, इसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। At rest, the charge on the outside is positive and inside is negative. अब ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसके अंदर जो इनसाइड है वो चार्ज नेगेटिव हो जाता है और आउटसाइड पॉजिटिव हो जाता है। The principal ions involved are sodium, the main extracellular cations, and potassium, the main intracellular cation. अब ये इसके अंदर जो प्रिंसिपल आयन इन्वॉल्व होते हैं उसमें सोडियम और पोटाशियम है। In the resting state, there is a continual tendency for these ions to diffuse along their concentration gradients, that is, potassium outwards and sodium into cells. When stimulated, the permeability of the nerve cell membrane to these ions changes. अब रेस्टिंग स्टेट जब होती है तो उस वक्त जो इनकी डिफ्यूजन होती है पोटाशियम की और सोडियम की, तो ये अगेन ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के हिसाब से होती है कि जिस तरफ कम होंगे उस तरफ ये चले जाएंगे। अब ये पोटाशियम आउटवर्ड्स होता है और सोडियम सेल्स के अंदर होता है, लेकिन जब नर्व की स्टिमुलेशन होती है इम्पल्स के लिए तो फिर इनकी जो परमेबिलिटी होती है वो चेंज हो जाती है। Initially, sodium floods into the neuron from the extracellular fluid, causing depolarization, creating a nerve impulse or action potential. अब इसमें सबसे पहले जो सोडियम है वो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से सेल्स के अंदर आता है, जिससे डीपोलराइजेशन हो जाती है और एक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। Depolarization is very rapid, enabling the conduction of a nerve impulse along the entire length of a neuron in a few milliseconds. It passes from the point of stimulation in one direction only, away from the point of stimulation towards the area of resting membrane potential. Resting potential, the one-way direction of transmission, is in short because following depolarization it takes time for repolarization to occur. अब सबसे पहले ये जब एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होता है तो डीपोलराइजेशन की स्टेट आती है। अब जिस जगह पे इम्पल्स होगी वहाँ से वो आगे जिस तरफ रेस्टिंग कंडीशन होगी, रेस्टिंग पोटेंशियल होगा, उस तरफ ये इम्पल्स ट्रांसफ़र होगी और ये वन वे डायरेक्शन के अंदर होगी। ये इस तरह नहीं हो सकती कि बैक आ रही हो, ये एक ही डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल करेंगे। Almost immediately following the entry of sodium, potassium floods out of new neuron and the movement of these ions returns the membrane potential to its resting state. This is called the refractory period, during which re-stimulation is not possible. अब तेज़ी से जो सोडियम पोटाशियम होंगे वो न्यूरॉन से बाहर की तरफ जाएंगे, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ आएंगे, जिसकी वजह से इन मूवमेंट होगी आयंस की सेल मेम्ब्रेन्स टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और दोबारा ये रेस्टिंग स्टेट के अंदर आ जाएगा। इसे कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। इसके अंदर दोबारा रीस्टिमुलेशन नहीं होती। The action of sodium potassium pump expels sodium from the cell in exchange of potassium, returning levels of sodium and potassium to the original resting state, repolarizing the neuron. अब ये जो सोडियम पोटाशियम पंप होगा ये क्या करेगा कि
सेल से पोटाशियम को बाहर की तरफ लेके जाएगा और सेल से सोडियम को बाहर की तरफ लेके जाएगा और पोटाशियम को इनसाइड द सेल लेकर आएगा। इसकी वजह से सोडियम पोटाशियम का जो ओरिजिनल रेस्टिंग स्टेट है वो स्टेबल हो जाएगी और न्यूरॉन रिपोलराइज हो जाएगा। In myelinated neurons, the insulating properties of the myelin sheath prevents the movement of ions. Therefore, electrical changes across the membrane can only occur at the gaps in the myelin sheath, that is at the node of Ranvier. अब ये जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं तो इसके अंदर ऊपर इसके माइलिन शीट होती है जिसकी वजह से इसकी जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है उसकी वजह से जो आयंस की मूवमेंट है वो प्रिवेंट होती है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल चेंजेस होती हैं जो माइलिन शीट के अंदर जो गैप्स होते हैं उनके अंदर होती हैं उसे कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवीर। अब जैसे ये आपको नज़र आ रहा है ये एक माइलिन शीट को दिखाया गया है यहाँ और ये इस जगह पे नोड ऑफ रेनवीर है और इस तरह की मूवमेंट को इम्पल्स की सॉल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। अब ये जो इनके अंदर एक्सचेंज हो रही है वो इस जगह पर हो रही है, इस जगह पर नहीं हो रही क्योंकि यहाँ माइलिन शीट और इस तरह ये इम्पल्स आगे ट्रेवल कर रही है। When an impulse occurs at one node, depolarization passes along the myelin sheet to the next node so that the flow of current appears to leap from one node to the next. This is called saltatory conduction. अब ये इसके अंदर यहाँ से ये आगे जा रहे हैं तो ये जो इम्पल्स आगे ट्रांसफ़र हो रही है, ट्रेवल कर रही है, तो ये जो चेंजेस होगी इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल डिफरेंस की चेंजेस होगी तो वो इस जगह पर एक्सचेंज होगा, इस जगह पे नहीं होगा और इस तरह ये जो इनके अंदर गैप्स है वहाँ से ट्रेवल करती हुई इम्पल्स आगे की तरफ जाएगी। अब यहाँ एक माइलिनेटेड न्यूरॉन और एक अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन उसको दिखाया गया। ये इसके ऊपर माइलिन शीट है और इसके ऊपर माइलिन शीट नहीं है। The speed of conduction depends on the diameter of the neuron. The larger the diameter, the faster the conduction. In addition, myelinated fibers conduct impulses faster than unmyelinated fibers because saltatory conduction is faster than continuous conduction or simple propagation. The fastest fibers can conduct impulses to example skeletal muscle at a rate of 130 meters per second while the slowest impulse travel at 0.5 meters per second. अब ये जो स्पीड ऑफ कंडक्शन होती है ये डिपेंड करती है इसके न्यूरॉन के डायमीटर के। अगर डायमीटर ज़्यादा होगा तो स्पीड कंडक्शन की ज़्यादा होगी। इसी तरह जो माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं उनके अंदर जो स्पीड होती है कंडक्शन की वो नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड फाइबर से ज़्यादा होती है। अब कुछ फाइबर्स होते हैं जिनके अंदर जो स्पीड है बहुत ज़्यादा होती है, कुछ में कम होती है। जैसे स्केलेटल मसल है उसके अंदर 130 मीटर्स पर सेकंड भी होती है और स्लोड इम्पल्स तकरीबन 0.5 मीटर्स पर सेकंड होती है। यहाँ ये सिंपल प्रोपागेशन की बात की गई है, तो सिंपल प्रोपागेशन जो होगी जो कि अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर है तो इसके अंदर स्पीड स्लो होगी और इसकी इस तरह प्रोपागेशन होगी।